साल 2020 पूरी दुनिया रुक चुकी थी। रोड्स की फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जिस पर पूरी दुनिया की उम्मीद टिकी हुई थी। फार्मा सेक्टर, दवाइयाँ, वैक्सीन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। इनकी डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई। इन्वेस्टर को लगा अब फार्मा कंपनीज कई सालों तक शानदार ग्रोथ करेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई फार्मा स्टॉक्स ने कुछ ही महीनों में जबरदस्त रिटर्न दिए। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, फार्मा ही फ्यूचर है। लेकिन जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ, वैसे वैसे फार्मा सेक्टर की चमक भी फीकी पड़ने लगी। कई बड़ी कंपनीज जिन्होंने कोविड के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था, उनके शेयर्स लगातार गिरने लगे। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि फार्मा सेक्टर गिरा क्यों, बल्कि क्या फार्मा सेक्टर का गोल्डन टाइम खत्म हो चुका है, या क्या आज फिर से वही मौका बन रहा है जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर चुपचाप पहचान रहे हैं। आज की वीडियो में हम बिना किसी मुश्किल फाइनेंशियल लैंग्वेज के पूरे फार्मा सेक्टर की कहानी समझेंगे। कैसे यह सेक्टर दुनिया का हीरो बना, फिर बिलियन क्यों बना, और आने वाले वर्षों में इसके फ्यूचर की तस्वीर कैसे दिख सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस समय क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस समझना सबसे ज़रूरी होता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ भारत के लिए दवाइयाँ नहीं बनाती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मेडिसिन तैयार करती है। यही वजह है कि भारत को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत दुनिया के कई देशों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। अब एक आसान सवाल, जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? मान लीजिए किसी कंपनी ने नई दवाई बनाई, कुछ सालों तक उस दवा पर उसी कंपनी का अधिकार रहता है, लेकिन जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनीज भी उसी साल्ट की मेडिसिन बना सकती है। इन्हें जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, लुपिन, डिविस लेबोरेटरीज जैसी भारतीय फार्मा कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। फिर आया कोविड-19। पूरी दुनिया को अचानक मेडिसिन, वैक्सीन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत। यूएस मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ने लगा। एक ही मेडिसिन कई कंपनीज बनाने लगी। जब कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनीज को प्राइस कम करना पड़ता है। इसे ही कहते हैं प्राइसिंग प्रेशर। आसान भाषा में, अगर पहले कोई दवा 100 रुपये में बिक रही थी और कंपटीशन बढ़ने के बाद वही दवा 80 रुपीज़ में बिकने लगे तो सेल्स हो सकती है, तो ये सस्ती हो सकती है। कंपटीशन बढ़ने, वही दवा 80 रुपये में बिके तो सेल्स हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अगर दवा सस्ती हो जाती है तो सेल्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा पहले से। यही पिछले कुछ वर्षों में कई फार्मा कंपनीज के साथ हुआ है। वजह नंबर 3, यूएस एफडीए इंस्पेक्शन। अब एक शब्द जो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, यूएस एफडीए, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी भारतीय फार्मा कंपनी को अमेरिका में दवा बेचनी है तो उसकी फैक्ट्री को क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरना पड़ता है। यूएस एफडीए समय समय पर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करती है। अगर कोई बड़ी कमी मिलती है तो कंपनी को वार्निंग मिल सकती है, या कुछ प्रोडक्ट्स की अप्रूवल में देरी हो सकती है। ऐसी खबरें आते ही मार्केट घबरा जाता है। कई बार बिजनेस पर असर बाद में पड़ता है, लेकिन शेयर प्राइस उसी दिन गिर जाता है। यही कारण है कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टर्स हमेशा यूएस एफडीए अपडेट्स पर नज़र रखते हैं। वजह नंबर 4, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। कोविड के दौरान इन्वेस्टर को लगने लगा था कि फार्मा सेक्टर हर साल उसी स्पीड से ग्रो करेगा, लेकिन बिजनेस से हमेशा एक जैसा नहीं चलता। हर इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है, फिर स्लो डाउन आता है और उसके बाद रिकवरी का फेज आता है। फार्मा सेक्टर भी इसी साइकिल से गुजरा। यही वजह थी कि कई अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी करेक्शन का शिकार हुए। अगर अभी तक आपको फार्मा सेक्टर की पूरी कहानी आसान भाषा में समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस के लिए निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात पार्ट 4 पे आते हैं। क्या फार्मा सेक्टर की वापसी शुरू हो रही है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गिरावट का दौर खत्म हो रहा है? इसका जवाब पूरी तरह हाँ या ना में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं जिन पर बड़े इन्वेस्टर नज़र रख रहे हैं। पहला संकेत क्या है? इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट लगातार बढ़ रहा है।
भारत में लोग पहले की तुलना में हेल्थ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं और अवेयरनेस भी बढ़ रही है, यानी डोमेस्टिक फार्मा मार्केट धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। दूसरा संकेत क्या है कि हाई वैल्यू मेडिसिन्स पर फोकस है। अब कई कंपनी जो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, वे स्पेशलिटी मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है, यानी कम क्वांटिटी में भी बेहतर प्रॉफिट कमाने की कोशिश। तीसरा संकेत क्या है? एपीआई में भारत की ताकत। कोविड ने पूरी दुनिया को एक बात सिखाई कि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यहीं से भारत की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को भी नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे उसमें डिविस लैबोरेटरीज हो गई जैसी कंपनी इस सेगमेंट में मजबूत पहचान रखती है। चौथा संकेत क्या है? क्वालिटी कंपनीज अभी भी मजबूत हैं। हर फार्मा कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, कम डेट होता है, अच्छा कैश फ्लो और ग्लोबल प्रेजेंस है। ऐसी कंपनीज मुश्किल समय में भी दूसरों की तुलना में ज़्यादा मजबूत रहती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। वे सेक्टर देखकर निवेश कर देते हैं, कंपनी देखकर नहीं। तो आखिर एक अच्छी फार्मा कंपनी पहचाने कैसे, अगले पार्ट में हम जानेंगे और 5 ऐसे संकेत भी जानेंगे जो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को निवेश से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। अब फार्मा सेक्टर में निवेश करने से पहले ये 5 बातें ज़रूर देखिए। अब तक हमने समझा फार्मा सेक्टर ऊपर कैसे गया, फिर नीचे क्यों आया और अब रिकवरी के कुछ संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आज फार्मा सेक्टर में निवेश करना हो तो अच्छी कंपनी कैसे चुनें। यही वह जगह है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर और बाकी इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ सेक्टर नहीं देखते बल्कि कंपनी का बिजनेस देखते हैं, बिजनेस समझते हैं वो। और आइए जानते हैं वो 5 बातें जो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़रूर देखनी चाहिए। बिजनेस मॉडल समझिए। नंबर 1, सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना है। सबसे पहले ये भी समझना है कंपनी आखिर कमाई कैसे करती है। क्या उसका बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर है या उसके पास कई प्रोडक्ट्स और कई मार्केट्स हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी की कमाई सिर्फ यूएस मार्केट से आती है तो उस पर रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसकी कमाई इंडिया, यूएस और दूसरे देशों से आती है तो बिजनेस ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। नंबर 2 जो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़रूर देखनी चाहिए, बिजनेस मॉडल समझिए। नंबर 1, सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना है। सबसे पहले ये भी समझना है कंपनी आखिर कमाई कैसे करती है। क्या उसका बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर है या उसके पास कई प्रोडक्ट्स और कई मार्केट्स हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी की कमाई सिर्फ यूएस मार्केट से आती है तो उस पर रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसकी कमाई इंडिया, यूएस और दूसरे देशों से आती है तो बिजनेस ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। नंबर 2, सेल्स के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं। कई बार कंपनी सेल्स तो बढ़ा लेती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ऐसी प्राइसिंग प्रेशर या बढ़ते एक्सपेंस की वजह से हो सकता है। ऐसा जो है प्राइसिंग प्रेशर होता है या बढ़ते एक्सपेंस ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से होता है। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू देखकर खुश मत हो जाना, हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना है। नंबर 3, डेट कम होना चाहिए। जितना कम डेट उतना मजबूत बिजनेस। कम डेट वाली कंपनीज मुश्किल समय में भी आराम से काम कर सकती हैं, जबकि ज़्यादा डेट फ्यूचर ग्रोथ को धीमा कर सकता है। नंबर 4, कैश फ्लो और ROCE। अब 2 शब्द जो हर इन्वेस्टर को धीरे धीरे सीखने चाहिए, कैश फ्लो और ROCE। अगर आसान भाषा में समझें तो कैश फ्लो बताता है कि कंपनी वास्तव में कैश कमा रही है या नहीं, और ROCE बताता है कि कंपनी अपने लगाए गए कैपिटल पर कितना अच्छा उपयोग कर रही है। लंबे समय में अच्छा कैश फ्लो और मजबूत ROCE क्वालिटी बिजनेस की पहचान माने जाते हैं। नंबर 5, मैनेजमेंट की क्वालिटी। याद रखिए, अच्छा बिजनेस भी गलत मैनेजमेंट की वजह से खराब प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट मुश्किल समय में भी कंपनी को संभाल सकता है। मतलब याद रखिए कि अच्छा बिजनेस भी गलत मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस को मतलब ख़राब प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मुश्किल समय में भी कंपनी को संभाल सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म विजन, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट वीडियो देखना चाहते हैं तो निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब फार्मा सेक्टर के सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं वो समझते हैं। हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं, और एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं रिस्क भी समझता है। फार्मा सेक्टर में सबसे बड़े रिस्क हैं US FDA से जुड़ी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, US मार्केट में लगातार बढ़ता कंपटीशन, मेडिसिन की प्राइस
प्राइस पर दबाव, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देरी, करेंसी फ्लक्चुएशन और ग्लोबल स्लोडाउन ये भी है। यही वजह है कि सिर्फ सेक्टर देखकर इन्वेस्ट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। कंपनी की क्वालिटी, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ तीनों को साथ में देखना जरूरी है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? क्या फार्मा सेक्टर ख़त्म हो गया है? नहीं। क्या आज हर फार्मा स्टॉक खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि फार्मा सेक्टर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि दवाइयों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन हर कंपनी आने वाले समय की विनर नहीं बनेगी। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय क्वालिटी कंपनी। अगर अभी तक वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट वीडियो देखना चाहते हैं तो निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब फार्मा सेक्टर के सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं वो समझते हैं। हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं, और एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्क भी समझता है। फार्मा सेक्टर में सबसे बड़े रिस्क हैं यूएस एफडीए से जुड़ी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, यूएस मार्केट में लगातार बढ़ता कंपटीशन, मेडिसिन की प्राइस पर दबाव, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देरी, करेंसी फ्लक्चुएशन और ग्लोबल स्लोडाउन ये भी है। यही वजह है कि सिर्फ सेक्टर देखकर इन्वेस्ट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। कंपनी की क्वालिटी, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ तीनों को साथ में देखना जरूरी है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? क्या फार्मा सेक्टर ख़त्म हो गया है? नहीं। क्या आज हर फार्मा स्टॉक खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि फार्मा सेक्टर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि दवाइयों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन हर कंपनी आने वाले समय की विनर नहीं बनेगी। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय क्वालिटी कंपनीज पर नज़र रखिए, उनका बिजनेस समझिए, फाइनेंशियल को देखिए और सही वैल्यूएशन पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी अपनाइए। याद रखिए, सेक्टर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वेल्थ हमेशा क्वालिटी कंपनीज बनाती है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और निफ्टी एक्सपर्ट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगली ऐसी आसान भाषा में रिसर्च बेस्ड वैल्यू पैक्ड वीडियो के साथ। थैंक यू। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें और अपनी रिसर्च करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।